हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे बहुत बार बोला कि नया सब्जेक्ट शुरू करिए, जैसे कि आप अप्लाइड मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। आज के जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट अप्लाइड मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी क्या होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड मैकेनिक्स। बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स आखिर है क्या, पर अप्लाइड मैकेनिक्स से पहले बात करते हैं अपने मैकेनिक्स की। पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है, वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है किससे? फोर्सेस से। किस पे? जो हमारी बॉडीज है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो ब्रांच ऑफ साइंस जो उन फोर्सेस से डील करती है हमारे ऑब्जेक्ट्स पे, उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। और जब हम बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? अप्लाइड मैकेनिक्स है जो हमारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स है। या मैं बात करूं, हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं, अप्लाइड मैकेनिक्स वो ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहां का है, हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, उसे रुकना है, वहां पे क्या चाहिए? हमें एक फोर्स चाहिए, फोर्स की वजह से रुकेगा। आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, घर है, सब चीजें, वहां पे भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। आप बीम डालते हैं, बीम हो गया, ब्रिजेस हो गए, जो पुल होते हैं, जिन पुलों पे आप चलते हैं, वहां पे भी तो फोर्स का एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। आई एम सॉरी, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते पढ़ाते मुंह से अब भी फ्लूइड मैकेनिक्स से निकल रहा है। इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड मैकेनिक्स। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें हम अपने अप्लाइड मैकेनिक्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स को दो तरह से डिवाइड किया था, वैसे ही यहां पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है दो तरह से, जो कि पहला क्लासिफिकेशन है हमारा स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, और दूसरा है डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या है? जहां पे भी हमारे एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कहां होते हैं? व्हेन बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट पे होती है। जब बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है, उस टाइम पे जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस की स्टडी होती है, उसको हम स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं, उसको हम स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं। और जब बात होती है मोशन की, जब बात होती है मोशन की, तब हम उसे डायनेमिक्स मैकेनिक्स कहते हैं, कि जब हमारा मोशन हो रहा है और उस टाइम पे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस आएंगे, उन सबको हम स्टडी करेंगे डायनेमिक्स मैकेनिक्स के अंदर, डायनेमिक्स मैकेनिक्स के अंदर। जैसे कि आपने फ्लूइड में भी पढ़ा था, सेम वही चीजें स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, यहां पे भी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स हमारा आया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। ये तो आपने अपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको ध्यान होगा, ये फिजिकल क्वांटिटीज आपकी होती है, दो तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी, प्राइमरी, सेकंड होती है डिराइव्ड या सेकेंडरी, डिराइव्ड या फिर सेकेंडरी। दो तरह की आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो प्राइमरी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी हो गई, जैसे कि आप बात करो मास, लेंथ, ये सब आपकी क्या हो गई? प्राइमरी क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्या हो गई? जो इनसे मिलके बनी है, जैसे मैंने कहा डेंसिटी या फिर वॉल्यूम या फिर एरिया। जो प्राइमरी क्वांटिटीज से मिलके बने उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और जो प्राइमरी क्वांटिटीज हैं जैसे आपकी मास, लेंथ एक्सेट्रा, ये सारी आपकी कैंडेला हो गया, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, ये सारी हमारी प्राइमरी क्वांटिटीज है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड मतलब जड़, सख्त, रिजिड मतलब जड़ यानी सख्त।
अब मैं कहता हूं हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, हम केवल एक ही की बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सॉलिड्स की, सॉलिड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सॉलिड के बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में। तो अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिफॉर्म नहीं होती है, मतलब अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। कब? जब मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। जब मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो उसी स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट में है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, जिसमें ड्यू टू सम एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कोई चेंज नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, हमारी रिजिड बॉडी। उसको हम बोलते हैं हमारी रिजिड, जड़, सख्त, जैसे हमारे सॉलिड्स होते हैं। पर अगर मैं एक्चुअल में बात करूं, ये तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हो गई, पर जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होता है। मैं बोलूंगा बहुत ही माइन्यूट सा होता है, पर होता जरूर है। माइन्यूट सा होता है पर होता जरूर है। पर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। उसको हम बोलेंगे आपका रिजिड बॉडी। तो इसी के साथ हमने अपना रिजिड बॉडी टॉपिक भी खत्म किया। बढ़ते हैं अपने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। देखो ये तो आप पढ़ते हुए आए ही हो फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मैंने कहा आपकी हो गई लेंथ, जैसे आपकी हो गई लेंथ, कि लेंथ एक मैग्नीट्यूड है। मैंने कहा 5 मीटर, मैंने कहा 5 मीटर एक मैग्नीट्यूड, मतलब एक नंबर है, एक नंबर है, इतनी यूनिट्स बस। वो हमारा क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटी की, अगर बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे कि फोर्स, जैसे कि फोर्स। अब मैंने कहा किसी बॉडी पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, तो मेरे पास डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में लगाया, उसकी वजह से वो मूवमेंट हुई, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से मूव हुआ। जहां पे मैग्नीट्यूड भी है, मतलब एक यूनिट भी है यानी 50 न्यूटन, और डायरेक्शन भी है एक तरफ को। अब मैंने कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब स्पीड, एक वैल्यू है, और किस डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, चाहे एक्स जाए, चाहे वाई जाए, चाहे जेड जाए, कैसे भी जा सकती है। तो जहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है वो तो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जहां पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड है वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज, वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज। तो ये था आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कंसेप्ट ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स क्या भला है भाई? अब हम बात करते हैं फोर्स की। ये फोर्स आखिर होता क्या है? अब हमने न्यूटन के बारे में सुना है, न्यूटन के कुछ लॉज होते हैं उनके बारे में सुना है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वहां से हमें फोर्स के बारे में कुछ पता चलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है मोशन का, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं जिसको आप। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन तो लिख दिया मैंने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है स्ट्रेट लाइन पे, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसको रोकने के लिए। वो क्या है? वो किस में रहेगी? मोशन में रहेगी, कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस उसको रोकने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, तब तक वो हमारी बॉडी मोशन में रहेगी। तो यहीं से हमारी फोर्स की जो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन आती है। फोर्स क्या है?
इट इज अ पुल और अ पुश। पुश या पुल या पुल या पुश जो भी बोल सकते हैं, पुश और पुल, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। आइदर इट कम्स इन रेस्ट और इट कम्स इन मोशन। ड्यू टू पुश और पुल इट कम्स इन रेस्ट और स्टार्ट्स अ मोशन। कुछ भी हो सकता है, वो रेस्ट पे भी आ सकती है किसी पुश की वजह से या पुल की वजह से, और पुल की वजह से वो मोशन में भी आ सकती है। तो फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल ड्यू टू विच अ बॉडी विल कम इन मोशन और स्टॉप्स, कम्स एट रेस्ट। यह आपकी डेफिनेशन है किसकी? फोर्स। अब जैसे कि हमको पता है फोर्स क्या है, फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो फोर्स हमारी क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है हमारी? फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स की यूनिट क्या होती है, अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? F इक्वल्स टू m इंटू ए। F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो m क्या है? m होता है केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट आती है न्यूटन निकल के। F की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की जो हमारी एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। इसी के साथ हमने बात कर ली कंसेप्ट ऑफ फोर्स की। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फोर्स की? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फोर्स की? तो हमें पता है फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड है बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं 50 न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन, ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, मतलब पुश या पुल जो हम बात करते हैं उसकी एक डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से वो रुकेगा या चलना शुरू होगा, जिसकी वजह से वो रुकेगा या फिर चलना शुरू होगा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नेक्स्ट होती है उसकी नेचर ऑफ द फोर्स और सेंस। नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स मतलब पुश है या पुल है, पुश है या पुल है। नेचर ऑफ फोर्स मतलब पुश और पुल। किस तरह का नेचर है? मैं उसको खींच रहा हूं या उसको फेंक रहा हूं, उसको खींच रहा हूं या फिर उसे फेंक रहा हूं। और लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहां पे वो लग रहा है, किस पॉइंट पे। मैंने कहा ये मार्कर है, मैं यहां से इसको पुश कर रहा हूं, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। और नेचर ऑफ फोर्स क्या है? वो है पुश। नेचर ऑफ फोर्स क्या है? पुश। मैंने पुश किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड मान लो 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड मान लो 10 न्यूटन है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसकी? फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है आपका मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ डायरेक्शन, नेचर ऑफ फोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ। जैसे कि हमने अपने रेस्पेक्टिव टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं, तो कुछ टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। टाइम बचा हुआ है हमारे पास, तो फटाफट इन दो टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। अगर आपको कुछ फोर्स गिवन है तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज करो एक बॉडी है, एक बॉडी है मान लो ये रखी हुई, इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, इस पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह का मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बताने वाला हूं उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आपको मैंने कहा एक बॉडी रखी है जिस पे एक फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। तो इसमें हम क्या करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में? हम एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन पैरेलल टू रिस्पेक्टिव फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, एक स्केल लेके, मतलब मैंने एक स्केल माना 50 न्यूटन के लिए स्केल मान लिया। सपोज करो मैं कहता हूं
10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी 50 न्यूटन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के, इस फोर्स रिप्रेजेंटेशन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी स्केल लेके, जो कि है 5 सेंटीमीटर, जो हमारा है 50 न्यूटन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और ये जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जस्ट पैरेलल टू दिस लाइन मैं एक लाइन बनाऊंगा, एक स्केल मानूंगा अपना जो भी मैं लेके चल रहा हूं, और उसी के रेस्पेक्ट में सारे फोर्सेस कलेक्ट करूंगा। अगर वो कहता है कि यहां से एक फोर्स और निकल रहा है, सपोज करो यहां से एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो सेम इसके मैं पैरेलल यहां से एक फोर्स बना दूंगा यही स्केल लेके। अगर वो कुछ मान लो 40 न्यूटन का है तो यह आपकी 40 न्यूटन इस तरह आ जाएगी, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा कि लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी मैग्नीट्यूड की एक स्केल लेके, और एरो हेड जो है, ये जो एरो हेड मैंने बनाया है इसको एरो हेड बोलते हैं, इसको एरो हेड बोलते हैं। ये जो एरो हेड बताएगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो पुश भी हो सकता है, वो पुल भी हो सकता है, कुछ भी है। अगर ये ऐसे होता, नीचे की तरफ होता तो मतलब पुल है, ऊपर की तरफ है तो मतलब पुश है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो हमने यहाँ पे अपने फोर्सेस को कुछ तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स। सबसे पहला है एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये एक्शन एंड रिएक्शन वाला कहां से आता है? ये न्यूटन का तीसरा लॉ बोलता है। क्या बोलता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है और एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स जरूर लगाएगी। उसी को हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। अगर ये बॉडी इस बॉडी पे कुछ एक्शन कर रही है तो ये बॉडी इस बॉडी पे भी कुछ रिएक्शन करेगी। उस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट है टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन क्या है? अगर मैंने यहाँ पे एक थ्रेड बांध दिया और उस थ्रेड को मैं खींचने लगा, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस तरह के फोर्स को बोलते हैं हम टेंशन, उस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। अब अगले केस में मैंने क्या किया? मैंने एक रॉड ली और मैंने उससे इसको धक्का देना शुरू किया, उस तरह के फोर्स को बोलते हैं हम थ्रस्ट। अगर मैंने धागा लिया और इसको खींचने लगा तो वो हो गई टेंशन, और एक फोर्स इस तरह लगाई, रॉड की हेल्प से एक फोर्स लगाई एक्सटर्नल, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। पुश और पुल भी बोल सकते हो, सिंपल सिंपल इसको। तो ये होता है हमारा टेंशन एंड थ्रस्ट। नेक्स्ट आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये ऐसे फोर्स हैं जो बिना कांटेक्ट में आए होते हैं, ये विदाउट एनी कांटेक्ट होता है। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, अगर आप सेम पोल्स को एक तरफ लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ जब पास लाओगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। जब नॉर्थ साउथ लेके जाते हो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, जब वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस। इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी, टेंसाइल फोर्स। सबसे पहला है टेंसाइल। मैंने इस बॉडी को पकड़ा और ऐसे इसको खींचा, मैंने इस बॉडी को पकड़ा और इस तरीके से इसको खींचा, तो इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं टेंसाइल। टेंशन आती है जिसकी वजह से किसी बॉडी में टेंशन आती है, मतलब इसकी शेप चेंज हो रही है, लेंथ बढ़ जा रही है इसकी। जब मैं इसको खींच रहा हूँ, रबड़ बैंड पकड़ा और उसको खींच दिया, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ी तो मतलब वो टेंशन की वजह से हो रहा है। दूसरा आता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव जस्ट अपोजिट है टेंशन का। अब मैं इसको दबा रहा हूं, अंदर की तरफ दबा रहा हूं तो लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है इसकी। उस तरह के फोर्स को बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। बात करते हैं शियर की। शियर्स क्या है? एक तरफ से मैंने इसको होल्ड कर रखा है और दूसरी तरफ से मैं इस पे फोर्स लगा के इसको एक एंगल पे क्या कर रहा हूं? मूव करा रहा हूं, स्लाइड करा रहा हूं एक शियर पे। उस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं शियर फोर्स। एक तरह से होल्ड किया और दूसरी तरफ से मैंने इस पे फोर्स लगाना शुरू किया इस तरह से, एक साइड से, तो ये क्या हो जाएगा? एक एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। उस तरह के फोर्स को बोलते हैं शियर फोर्स। लास्ट आता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्सेस विद बॉडीज। पहला है कॉन्टेक्टिंग फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टेक्टिंग। तो यहाँ पे हमने जो जितने भी देखे जिसमें कॉन्टेक्ट हो रहा है वो मेरे कॉन्टेक्टिंग फोर्स, और जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा है वो नॉन कांटेक्टिंग फोर्स। सिंपल, जो हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन भी था। जैसे आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये सारे आपके क्या है, नॉन कांटेक्ट। और बाकी जिसमें भी कांटेक्ट हो रहा है वो सारे कांटेक्ट फोर्सेस है। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों की फरमाइश पे, या मैं बोल सकता हूँ जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि हम अप्लाइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करें, तो हमने अपनी अप्लाइड मैकेनिक्स शुरू कर दी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।